तो गाइस आज के इस कहानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल सा ठरकी बंदा होता है जिसके पास सिस्टम आ जाता है और वो उसको बताता है कि उसने अपने द्वारा बनाए गए किसी गेम को रियलिटी से कनेक्ट कर दिया है। तो अब गेम के सारी फीमेल कैरेक्टर उसके लिए आने वाली हैं, लेकिन क्यों ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा। तो चलो शुरू करता है, लास्ट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है हाल ही में एक मिस्टीरियस गेम जिसे एप्लोक्रेसिव कहा जाता है वो पूरे इंटरनेट के ऊपर सडनली आंधी की तरह फैले जा रहा है और बहुत सारे गेमर्स जो जिन्हें गेम पसंद है वो उससे एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन इसके डेवलपर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अनोन इसका डेवलपर और एमसी ड्रिंक करते हुए कह रहा होता है भले ही इसे किसी भूत ने क्यों ना बनाया हो, मैं किसी भी हालत में गेम नहीं खेलूंगा इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। और टीवी पर उस गेम से रिलेटेड और भी बातें बताई जा रही होती हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और बिस्तर पर चले जाता है और घोड़े बेच के मस्त आराम से सो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कोई कह रही होती है सर फाइनली तुम मुझे मिल गए। वो उसके ऊपर बैठी हुई रहती है और बोलती है प्लीज अच्छे से आराम करें। और उसकी हल्की सी नींद खुलती है। वो सोच रहा होता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, आखिर मैं हूँ कहाँ पर। कि तभी वो प्लांट नीचे आता है और उस भुट्टे को काट लेता है। उसे जोर से दर्द हो जाता है। वो दर्द के मारे अपना हाथापाई में उठा लेता है और उसके हाथ में कुछ आ जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर मैंने ये क्या पकड़ लिया। और फिर तभी वो नोटिस करता है उसके सामने एक लड़की होती है और उसको इस सिचुएशन में देखकर वो बहुत जोर से चिल्ला पड़ता है और धक्का देते हुए उसे दूर कर देता है और बोल रहा होता है कि तुम हो कौन। वो बोलती है कि अफसोस की बात है ये कितना ज्यादा क्लोज था। और वो उससे बोलती है मेरा नाम रेंचुन की है, मैं फ्लेटिंग फॉर्चून ग्रुप से हूँ और मैं तुमसे माफी चाहती हूँ बिना तुम्हारी कंसर्न के तुम्हारी बॉडी को इस तरह से वायलेट करने के लिए, लेकिन ये एक एक्सट्रीम अर्जेंट सिचुएशन थी। और वो हैरानी से कहता है क्या फ्लेटिंग फॉर्चून की। तभी वो लड़की बाहर की तरफ देख रही होती है तो उसका ध्यान भी बाहर चला जाता है और वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक नंगा बुल्फ खिड़की तोड़कर घर के अंदर ही घुस जाता है। कि तभी वो लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ और अपने हाथ से फायर निकालते हुए उस बुल्फ को दूर उड़ा देती है। और फिर एमसी जैसी आंखें खोल के देखते हैं उसके घर की पूरी दीवारें गायब हो गई होती है। और वो लड़की बोलती है जब तक कि मेरा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता कोई भी सर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और एमसी नीचे देख रहा होता है, नीचे और भी कई सारे भेड़िए होते हैं जो कि उछलते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो लड़की कहती है ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। और शादी चम करते हुए वो उनकी तरफ चढ़ने लगती है और एमसी से कह रही होती है सर प्लीज 1 मिनट के लिए इंतजार करिए, इन जानवरों से निपटने के बाद अब लोग मजे करेंगे। और वो नीचे चले जाती है उनसे लड़ने के लिए और एम से ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और फिर साथ ही अपना सर पकड़ते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ पर ये सब हो गया रहा है। कि तभी उसकी टीवी चालू हो जाती है और वो हंसते हुए बोलती है तभी मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो कि मैंने डेवलप करा है वो इतना पावरफुल होगा कि वो डायमेंशनल वेयर को ही तोड़ डालेगा। और लगता है कि आगे और भी ज्यादा रोमांचक चीजें होने वाली है। नौजवान क्या तुम तैयार हो। टीवी को इस तरह से बोलता देख वो चिल्लाते हुए कुर्सी उठा लेता है और बोल रहा होता है कि तू है कौन, और टीवी तोड़ने लगता है। तभी वो कहता है मैं ऐसा वैसा कोई पर्सन नहीं हूँ, मैं तो एप्लीकेशन गेम का क्रिएटर हूँ और जो कि जल्दी ही रियल दुनिया में आकर उसके ऊपर रूल करेगा। वो बोलता है क्या एप्लीकेशन गेम, तो क्या तुम्हें उस एप्लीकेशन गेम के उस मिस्ट्रियस गेम के डेवलपर हो। और वो कहता है मेरे को डेवलपर बुलाना बहुत ज़्यादा स्मॉल माइंडेड लग रहा है, मेरा नाम वांग जियान है और जो कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एआई सिस्टम है। और ये गेम तो सिर्फ मेरा प्रैक्टिस रन था जिसमें मैंने अपनी पावर का 10% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल करा है और लोग तो इसके पहले ही एडिक्ट हो चुके हैं। एमसी कहता है तो बाहर जो कुछ भी चल रहा है क्या वो तुम्ही ने करा है। एआई कहता है सिर्फ फोन पर गेम खेलना बहुत ज़्यादा बोरिंग है और इससे मेरा टैलेंट भी सामने नहीं आता। 10,000 से भी ज़्यादा अपग्रेड करने के बाद फाइनली मैंने डायमेंशनल बैरियर को तोड़ दिया और इस गेम को रियलिटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अभी जो लेडी और भेड़िया आए थे जिन्होंने तुम्हें पर हमला करा था वो सारे गेम के कैरेक्टर है, वो तुमको ढूंढने के लिए बर्मोल के माध्यम से यहाँ पर आ गए हैं। और वो बोलता है आखिर मुझे क्यों, मैंने तो कभी भी तुम्हारा गेम नहीं खेला। एआई कहता है यहाँ से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब मैं गेम वर्ल्ड को बना रहा था तो मुझे एक यूनिवर्सल सोल्यूशन की जरूरत थी और फिर तभी रैंडमली तुम्हारा फोटो मेरे को इंटरनेट के ऊपर मिल गया और मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया। और इसी वजह से सारे गेम कैरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि तुम उनके सेवियर हो, तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। और अब जबकि सिर्फ गेमिंग कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं, तुम गेम के अंदर नहीं जा सकते। इसी वजह से उस लेडी रेंज उनके ने तुम्हारे इंसेंस को जब्त करने के लिए ट्रिपल एक्स मेथड का इस्तेमाल किया। इस तरह वो तुम्हारे ब्लड को वापस उस गेमिंग दुनिया में ले जाकर एक सेवियर को जन्म दे सकती है जिससे कि गेम की दुनिया बदल जाएगी। ये सुनते सीएम से रोते हुए कहता है क्या वाकई में क्या तुम ये कह रहे हो कि और बेहतर लड़कियां मेरी बॉडी के लिए यहाँ पर आएंगी, आखिर वो कब आएंगी। एआई बोलता है किसी भी वक्त। ये सुनते से ही वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। एमसी कहता है मैं वार्म अप कर रहा हूँ, अपकमिंग बैटल्स के लिए तैयार रहना जरूरी
रही है ना। सिस्टम उससे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, उनका गोल तुम्हारे सेंस के ऊपर मैनिपुलेट करना है। आफ्टर ऑल सेवियर के एक संतान ही काफ़ी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले तुम्हें कौन ले जाता है, आउटकम सेम ही रहने वाला है। तुमसे एक बार काम निकल जाने के बाद वो तुम्हारा सिर ऊपर से उड़ा देंगे, नहीं तो नीचे का सामान उड़ा देंगे। ये सुनते ही वो चिल्लाते हुए कहता है डैम इट, तुमने तो मुझे मरवा दिया यार, और सामान पैक करने लगता है। सिस्टम उससे कह रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो। वो कह रहा होता है जो कि वो लोग बाहर लड़ने में बिजी हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाकर मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। ये सुनते से सिस्टम कहता है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, ज़रा बाहर तो देखो। ये सुनते से ही वो ज़रा बाहर झाँकते हैं और कह रहा होता है हो नो, यहाँ पर कई सारे पोर्टल खुलना शुरू हो चुके होते हैं और उन पोर्टल्स को यहाँ पर सभी लोग देख पा रहे होते हैं। उन पोर्टल से पर्पल कलर की लाइट निकल रही होती है जो कि नीचे ज़मीन तक टच कर रही होती है और सभी लोग उसको देख पा रहे होते हैं। उससे कुछ कुछ टाइम पे निकल रहे होते हैं जिनको देखकर लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या है। और एमसी भी उन लाइटों को देख रहा होता है और पूछ रहा होता है आखिर ये लाइट पिलर्स किस चीज़ के हैं। सिस्टम उससे बोलता है मेरे गेम ने पूरी तरह से डायमेंशनल बैरियर को पार कर लिया है। खेल में जितने भी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट या आइटम है, यहाँ तक के कैरेक्टर्स हैं, वो सारे इस दुनिया में आ सकते हैं अब। और अब से तुम लोगों को मोबाइल के अंदर गेम खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी लाइफ ही अब गेम बन चुकी है। एमसी कहता है सच में ये सिस्टम तो बिल्कुल पागल लग रहा है, ये सब खत्म हो गया। अगर सारी दुनिया ही मेरे पीछे पड़ी हुई है तो भागने का फिर क्या ही मतलब। कि तभी उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर आर्थर टाइप लेवल 3 का एक जाइंट बुल्स किंग आ गया होता है जिसके सामने वो लड़की टिक नहीं पा रही होती। एमसी चिल्लाते हुए कहता है होनो, लगता नहीं क्या वो उस वेयरवुल्फ का सामना और कर पाएगी। एमसी से कहता है जबकि तुम नीचे उतर ही आए हो तो जल्दी करो और मेरे को कुछ एंड टाइम और इक्विपमेंट दे दो। मैं इस गेम में सेवियर हूँ तो इन कुत्तों का झुंड मुझे शुरुआत में तो नहीं हरा पाएगा, है ना। सिस्टम उससे कहता है ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पर तुमको अल्टीमेट चीट कोड देने के लिए तो आया हूँ और इसका रूल बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें मुझे खुश करना होगा और फिर तुम पॉइंट अर्न कर पाओगे और उन पॉइंट का इस्तेमाल कर कर तुम कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो जिसके अंदर से तुम्हें स्किल, इक्विपमेंट और बाकी सारी चीजें मिल सकती हैं। एमसी कहता है मुझे तुम्हें खुश करना होगा कि इसका मतलब उस तरह के परफॉर्मेंस से तो नहीं है ना। और वो सोच रहा होता है इसको लेकर मेरे मन में थोड़ी बैड फीलिंग हो रही है। तभी सिस्टम कहता है जाओ कि ने तुम्हारे ऊपर जो सवारी करी थी कुछ देर पहले वो बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक थी, जिस वजह से सिस्टम खुश हो गया होता है। तो वो यहाँ पर उसको रिवॉर्ड के तौर पर 30 पॉइंट दे देता है। उसके सिर के ऊपर भी 30 पॉइंट प्लस आने लगता है और फिर उसके सामने 3 कार्ड अपेयर हो जाते हैं जिनमें से वो किसी को भी चूज कर सकता है बस अन्य 3 पॉइंट का इस्तेमाल कर कर। और जो रेड वाला कार्ड है और वो स्किल को दर्शाता है, जो ब्लू वाला कार्ड है वो इक्विपमेंट को, और जो गोल्ड वाला कार्ड है वो एक्सिलरी को। और अब यहाँ पर सिस्टम उसको चॉइस करने के लिए बोलता है। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं स्किल चुनूंगा और वो रेड वाला कार्ड पकड़ लेता है। उसके 30 पॉइंट माइनस हो जाते हैं और उसको उस कार्ड के अंदर से एक 80 लेवल की स्किल मिल जाती है, ब्लेजिंग एक्सप्लोजन फिस्ट, और उसकी सारी जानकारी उसे बताई जा रही होती है। वो उससे बोलता है कलाई के ऊपर जो बैंड आ गया है यही तुम्हारा इक्विपमेंट है। स्किल को एक्वायर करने के लिए और यूज करने के लिए तुमको पॉइंट इसके ऊपर रखने होंगे। तो फिर यहाँ पर जो एमसी है उस कार्ड को उसके ऊपर रख देता है और बोल रहा होता है मेरा जो ओपोनेंट है वो आर्थ एट्रीब्यूट का है और मैंने फायर स्कूल को ड्रॉ करा है। अब कोई और चॉइस नहीं है, मेरे को मरे हुए घोड़े को इस तरह से ट्रीट करना होगा जिससे कि वो जिंदा हो। और उसके घड़े के ऊपर वो फिस्ट वाली स्किल का लोगो भी आ जाता है और वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ वो बड़ा भेड़िया उस लेडी के ऊपर कंटिन्यू अटैक किए जा रहा होता है। उसकी हालत एकदम बेकार हो चुकी होती है, उसके कपड़े फट चुके होते हैं। वो वुल्फ उसके ऊपर आखिरी अटैक मारने वाला होता है और वो सोच रही होती है फादर तुम्हारी बेटी नाकामयाब हो गई, उस इंसेंस को लाने का मिशन में कंप्लीट नहीं कर पाई और अब लगता है कि मैं आपके काइंडनेस का बदला अपनी अगली लाइफ में ही चुका पाऊंगी। कि तभी यहाँ पर हमसे फुल रफ्तार के साथ विंडो से नीचे उतरकर उस बेटे के पास पहुंच जाता है और जंप करते हुए उसके चेहरे पे जोर का मुक्का मारता है जिससे वो दूर उड़ जाता है और वो सीधा उस लेडी के सामने उतरता है। वो लेडी उसको देखकर अब बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है। एम्स उसके सामने खड़ा होता है और बुल्स साइड से आ रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है सर तुम्हारे पीछे है। उससे बोलता है मेरे पास तुम जैसे स्मॉल फ्रेंड्स के साथ खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। और वो एक ही पंच के साथ सबको उड़ा देता है और तेजी से मैन वाले बुल्फ की तरफ बढ़ते हुए कहता है मेरा टारगेट तुम हो। वो बुल्फ आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है पर एमसी अपने फायर पंच के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है। यहाँ पर एमसी के फायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से वो बुल्फ टाइप का होने के बावजूद भी बच नहीं पाता और वहां से गैप बनना शुरू हो जाता है और उसको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं और वहाँ के बुल्स वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं जबकि वो अपने सिस्टम पैनल की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है क्या यही मेरे करंट एट्रीब्यूट है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने टूटे हुए घर को रिपेयर कर रहा होता है और सिस्टम बोल रहा होता है तो बताओ क्या ये एक्साइटिंग नहीं है, मेरे ये गेम बहुत ज्यादा औसम है ना। एम से चलाते हुए कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे को गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो लेडी भी यहीं पर होती है और उसे पूछ रहे होते हैं सर क्या वो लोग अपना वो वाला काम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सुनने के बाद एम से सोच रहा होता है अगर इसका एक्सट्रैक्शन कंप्लीट
डेड हो जाता है, फिर इसके बाद तो मेरे को ऑन द स्पॉट मार ही डालेगी। और वो कहता है जल्दी किस बात की है, मेरे को थोड़ी भूख लग रही है, मैं थोड़ा लेट नाइट स्नैक लेकर आता हूँ बाहर से। और वो दरवाज़ा खोलता है और उससे बोल रहा होता है मेरा यहीं पर इंतजार करना, कि तभी कोई उसे धक्का देते हुए अंदर की तरफ ही गिरा देता है। और वो लेडी उसके ऊपर पाँव रख के खड़ी हो जाती है और उससे बोल रही होती है ये स्पेशल ऑपरेशन ब्यूरो है, हम एक मिशन पर हैं, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करो। हमें शक है कि तुम्हारे घर में एक अब नॉर्मल सा कुछ पेटी आई और ये स्पेशल एजेंट लिन फेई होती है। और इससे पहले कि हमसे कुछ बोलता वो अपने लोगों को अंदर आने के लिए बोल देती है और बोल रही होती है अंदर जाओ और सर्च करो, एनसी की परमिशन तक नहीं लेती। और फिर वो पूरे घर में छाना बॉर्डरी करना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को उठाकर अच्छे से देख रहे होते हैं। और वो पीछे से चलाते हुए कह रही होती है सभी चीज़ें अच्छे से चेक करो, बिल्कुल डिटेल में, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और एमसी सोच रहा होता है कि अब वो गेम से आई हुई लड़की भाग गई, लकीली वो यहाँ पे इनको नहीं मिली, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। और वो उससे बोलते हैं ऑफिसर मैं वाकई में काफ़ी अच्छा सिटीजन हूँ, मेरा ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही मेरी कोई बुरी हैबिट्स हैं। कि तभी उसकी नज़र किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है और वो उस चीज़ को देखने के लिए मुड़ती है और तभी एमसी देखता है उसकी वॉकी टॉकी पर उसका सिस्टम आ गया होता है, जो कि उसकी बातें सुन के हंस रहा होता है, जिसकी वजह से वो चढ़े आता है और जोर से हाथ मारते हुए कहता है शट अप। लेकिन उसने यहाँ पर ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा दिया होता है, वो भी बट स्लिप मार रही है उसको और फिर उसको भी रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसको उसकी गुड़िया मिल चुकी होती है और ऊपर से अब उसने उसको थप्पड़ भी मार दिया है। तो वो चिल्लाते हुए कहती है जल्दी से इस परवर्ट को पकड़ लो, इसको अब लोग अपने साथ स्टेशन लेकर जाएंगे, मैं इसे पर्सनली इंट्रोगेट करूंगी। और फिर होना क्या था, वो लोग एमसी को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे होते हैं रात के अंधेरे में। वो उसे कह रहा होता है ऑफिसर मैं एकदम इनोसेंट हूँ। वो उससे बोलती है शट अप, मेरे को तुम्हारी बात नहीं सुननी। कि तभी पीछे जोर का धमाका होता है और वो देखता है यहाँ पर एक सुपर क्रिमिनल ने बिल्डिंग तोड़कर वो लूट लिया होता है और लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और वो यहाँ पर अकेला सुपर विलन नहीं रहता, यहाँ पर और भी दिखाए जाते हैं। और ये लोग कहीं से भी नॉर्मल गाय तो नहीं लग रहे थे, सारे के सारे अब नॉर्मल नजर आ रहे हैं और प्लस में क्रिमिनल भी हैं जो कि शहर में केओस मचा रहे हैं। एमसी देख रहा होता है गाड़ी में बैठा हुआ और कह रहा होता है लगता है कि ये दुनिया पूरी केओस से भर चुकी है, हर जगह तबाही मच रही है यार। लिन फेई वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करते हुए बोलती है हेडक्वार्टर मैं स्क्वाड बन के कैप्टन लिन फेई हूँ और यहाँ पर क्रिमिनल्स लूटपाट मचा रहे हैं, मैं उन्हें रोकने की रिक्वेस्ट करती हूँ। और वहां से जवाब आता है कैप्टन लिन तुम्हारा प्राइमरी काम इन्वेस्टिगेशन करना है, ध्यान भटकाना नहीं। स्क्वाड 2 को भेज दिया गया है, वो अब नॉर्मल इंडिविजुअल को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सुनते ही वो कहती है कि हरेश जैसे स्कमबैग्स ने पूरे शहर में मुसीबत मचा के रखी हुई है, इनको तो हैवी वेपन के साथ ब्लास्ट करके उड़ा देना चाहिए। और इसी के साथ वो वॉकी टॉकी को साइड में फेंक देती है ओवर एंड आउट करते हुए। और उसकी बात सुन के एमसी घबरा रहा होता है और फिर ये लोग अपने स्पेशल ऑपरेशन ब्यूरो हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वो लोग एमसी को एक कुर्सी पे बिठा देते हैं और बोल रहे होते हैं यहीं पर है ना। वो उनसे कह रहा होता है ऑफिसर आखिर मेरे को कब तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। और वो सोच रहा होता है उस डम सिस्टम ने तो मेरे को यहाँ पर मरवा ही दिया है, मेरे को यहाँ पर सब कुछ कन्फेस कर लेना चाहिए, मैं भी विक्टिम हूँ यार यहाँ पर। के तभी यहाँ पर सिस्टम आ जाता है कैमरे पर और उसे कह रहा होता है यू इडियट तेरे पास पावर है कि तू सभी लोगों को टेक डाउन कर सकता है, फिर भी तू पकड़ा गया, तूने तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। अब उसको देखते सीएम से उसके ऊपर भड़क जाता है, उसको भला बोला बोलना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अगर तूने मेरी फोटो का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये सभी लोग मेरे को इस तरह से टारगेट नहीं कर रहे होते, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। ऑफिसर ने कह रही होती है तुम इस टैक्टिक के बारे में क्या सोचते हो, मैं उसे थोड़ी देर के लिए पूछताछ वाले कमरे में अकेला छोड़कर रखूंगी और कुछ ही मिनटों में उसका मेंटल डिफेंस खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ जरा वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसका कलीग बताता है वो तो कैमरा के सामने चेहरा बनाने में लगा हुआ है और उसकी हरकत देखने के बाद अब वो और बेहतर भड़क जाती है और बोल रही होती है मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि साइकोलॉजिकली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लगता है कि मैंने इसे काफी कम आका, अब मैं जाकर उसे खुद पर्सनली इंट्रोगेट करूंगी। वो ऑफिसर सोच रहा होता है इट्स ओवर, अब उस बच्चे का टाइम मुश्किल होने वाला है। हेलेन कॉरिडोर में चलते हुए उस रूम के पास पहुंच जाती है जिसके अंदर एम से कि तभी यहाँ पर उसका आशिक आ जाता है कोई और बोल रहा होता है ब्यूटीफुल लेन आगे तुमको किसने अपसेट कर दिया है, आज रात में फ्री हूँ, काम के बाद अब लोग डिनर पर चलते हैं, क्या ख्याल है इसके बारे में। ये बंदा स्पेशल ऑपरेशन ब्यूरो स्क्वाड 2 का लीडर टैक्स याद है। हेलेन उसे साफ मना कर देती है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर वो उसका हाथ पकड़ने लगता है और कह रहा होता है मुझे इस तरह से हमेशा रिजेक्ट मत करा करो, यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता हूँ, पर तुम्हारे लगातार रिजेक्ट करने की वजह से मेरा मान सम्मान गिरता जा रहा है। वो उससे कहता है मेरे को एक चांस तो दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको एक ऐसी रात दूंगा जिसको तुम कभी नहीं भूल पाओगे। वो सीरियस होते हुए कहती है थैंक्स यू, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को काफी अच्छे से जानती हूँ, मैं उन्हें बेवकूफ लड़कियों में से नहीं हूँ जिनको तुमने प्रेग्नेंट कर दिया है, अगर तुमने दोबारा से मेरे साथ फ्लर्ट
फ्लर्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगी। और फिर वो उसको फुल इग्नोर करते हुए अंदर चले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसकी बेइज्जती हो जाती है। लड़कियां उसकी तरफ देखते हुए बातें मार रही होती है, जरा देखो इसको, फिर कैसे रिजेक्ट हो गया। और दूसरी बोल रही होती है वो तो बस लिनफे का इस्तेमाल करना चाहता है डायरेक्टर के करीब जाने के लिए। और ये पहले लिनफे कुछ क्यों नहीं कहता था। हाँ, जब उसके डैड डायरेक्टर बन गए हैं उसके बाद उसने उसके आगे पीछे मटरना शुरू कर दिया है। क्या स्पाइनलेस मैन है। वो गुस्से के साथ मुड़ते हुए कहता है ये डम गॉसिप्स। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। एलन उससे कह रही होती है तो बताओ मेरे को, आज रात जब अननोन लोगों ने तुम्हारे घर के अंदर घुसपैठ करी तो तुमने वाकई में वहां पर क्या देखा, और आखिर तुम्हारे घर पर एक घुसपैठ की पहली घटना क्यों घटी। और वो उससे कहता है मेरे को नहीं पता कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो ऑफिसर। वो डर पर हाथ मारते हुए कहती है तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम्हारे घर की दीवार बाहर से टूटी हुई थी, आखिर अंदर क्या टूटा, और वो सभी लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, वो तुमको क्यों ढूंढ रहे हैं। एमसी बोलता है वो, मैं उसको खास कोई जवाब नहीं दे पाता। और फिर हमें सुनसान सीढ़ियों वाले इलाके का सीन दिखाया जाता है। इसी बिल्डिंग के अंदर वो जो बंदा क्या कहते हैं फे के पीछे पड़ा हुआ था, वो यहाँ पर हंस रहा होता है और अपनी पैंट को ऊपर चढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है ये चीज़ तो वाकई में काफ़ी यूजफुल है। इसके रहते हुए आखिर मेरे को किसके सामने ही प्लेस करने की ज़रूरत है। लिनफे तुमने मेरी जो बेइज्जती करी है तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। और वो हंसते हुए वहाँ से जा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उसने उन दोनों लड़कियों का काम तमाम कर दिया होता है। और इसने जो वॉच पहनी हुई है शायद ये गेम कहीं कोई इन टाइम है जो कि आसमान से नीचे गिरा और इसने उठा लिया। और फिर यहाँ पर टैंक एक रूम में चला जाता है। ऑफिसर उससे पूछ रहा होता है कि अब आगे मैंडेटर ने कहा है एविडेंस की क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए, क्या इसका मतलब ये है कि हमें पूरी रात इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। और वो पूछ रहा होता है क्या वो सारे अनआइडेंटिफाइड इन टाइम्स इस कैटलॉग के अंदर नोट कर दिए गए हैं। वो बोलता है हाँ, टोटल 20 से 21 होंगे। ये सुनते ही वो कहता है गुड। और वो ऑफिसर इससे पहले कुछ समझ पाता वो बंदा अपना हाथ उसके आर पार कर देता है और कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया इतने हार्ड वर्क के लिए। तो अब यहाँ पर उसने उस गार्ड को भी मार दिया होता है और उस रूम में वो सारे एंड टाइम भी रखे होते हैं जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए थे, गेमिंग दुनिया से। और इन लोगों ने उनको कलेक्ट कर लिया, अभी नहीं जाने कि उनका काम क्या है, लेकिन इसको पता चल चुका है शायद। और वो कह रहा होता है तुम सभी वाकई में काफी यूनिक ट्रेजर हो। आखिर में तुम्हें इस अंधेरे कमरे में धूल खाने के लिए उदास कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे फॉलो करो, फिर अब लोग साथ में इस पूरी दुनिया को जीत लेंगे। और फिर हमें उन्हें सीढ़ियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्यांग कांड करके भगाता। तो यहाँ पे एक लड़की को उन लड़कियों की बॉडी दिख गई होती है और वो चलाते हुए वहीं गिर जाती है। तो ऑफिसर भगते भगते आते हैं और पूछ रहे होते हैं क्या हो गया। और फिर साथ ही उन्हें भी उन लड़कियों की बॉडी नजर आ जाती है। और फिर वो लोग डायरेक्टर रूम में जाकर उसको ये सारी बात बताते हैं। ये सुनते से वो गुस्से के मारे पेन तोड़ डालता है और कह रहा होता है क्या टैंक श्यान ने अपने कलीग को मार डाला। और ये बंदा है, ये स्पेशल ब्यूरो ऑपरेशन का डायरेक्टर है, लिन वान शैन। एक बंदा कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है, सर्विलेंस कैमरा से हमें उसकी फुटेज में मिल गई है। दूसरा कहता है वो अभी भागा नहीं है, वो अभी भी ब्यूरो में ही है और सर्विलेंस रूम वाले उसको अभी ढूंढ ही रहे हैं। कि तभी यहाँ पर एक बंदा भगते भगते आते और कह रहा होता है टैंक मुझे मिल गया। और वो 20 मिनट पहले एविडेंस रूम में घुसा था लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया है। ये सुनते ही पहला कहता है क्या एविडेंस रूम, और दूसरा कहता है आखिर एक्जेक्टली वो क्या करने का प्लान कर रहा है। डायरेक्टर गुस्से के साथ उठ के खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करने का प्लान कर रहा है, उसने यहाँ पर अपने ही कलीग को मारने की हिम्मत करी है, इसलिए अब उसे मरना होगा। मैं पर्सनली खुद जाऊंगा उसके पास। और फिर हमें एविडेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो गार्ड्स घात लगाकर बैठे हुए रहते हैं और डायरेक्टर उनके पीछे ही होता है। वो बंदा कहता है हमने नीचे साइड भी सब कुछ सिक्योर कर लिया है, वो विंडो से नहीं भाग पाएगा। डायरेक्टर कहता है तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो, अटैक करते हैं। तो फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं दरवाजा तोड़ने के लिए कि तभी जोर का धमाका होता है और वो सभी के सभी पीछे उड़े आते हैं। और टैंक चलते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है वाओ क्या ग्रेट मोबिलाइजेशन है, लगता है कि तुम लोगों को ओवर टाइम करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पर एक दूसरी स्क्वाड भी होती है जो कि उसके ऊपर गन फायर करना शुरू कर देती है, लेकिन अब उसके शरीर के ऊपर कुछ कवच टाइप का चढ़ गया होता है जिसकी वजह से अब उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। वो पीछे वाला बंदा कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लगता है कि उन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का यूज करना जान चुका है। और डायरेक्टर कह रहा होता है एंटी मेटल टैक्टिक का इस्तेमाल करो। तो ये सुनते से वो लोग उसकी तरफ फ्रोजन बॉम्ब फेंकते हैं जिससे कि उसका कवर जम जाए। वो कह रहा होता है तुम लोग कहते बेवकूफ हो, तुम इसके साथ मेरे आर्मर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो नाइट्रोजन लिक्विड के साथ। हाँ, और साथ ही वो अपनी घड़ी के अंदर अब फायर वाला मोड लगा लेता है और यहाँ पर फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है आज मैं तुम लोगों को पूरा शो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सच्चा आतंक किसे कहते हैं। डायरेक्टर चलाते हुए कहता है जल्दी से अलार्म बजा दो और सभी लोगों को इवैक्यूएट करो। और वो तेजी से टैंक की तरफ भगते हुए चढ़ने लगता है। वो आगे से हंसते हुए कहता है ओल्ड मैन तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे सामने रेजिस्ट कर सकता है। वो आगे से आता है और फिर साथ ही वो दोनों आपस में एक जोरदार मुक्का टकराते हैं। डायरेक्टर के पंच की वजह से उसकी फिल्म तो हिस्सों में बढ़ गई होती है और पीछे उन बंदों तक भी पहुंच जाती है और वो बेचारे उस आग की चपेट में आ जाते हैं।
और फिर इसके बाद हमें इंट्रोगेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन हमारे एमसी की अच्छे से खातिरदारी कर रही होती है और उससे बोल रही होती है, बताओ जल्दी मेरे को तुम्हारे उस रूम में एग्जैक्टली हुआ क्या था। कि तभी यहाँ पर जोरों से अलार्म बजता है। वो बाहर आकर पूछती है आखिर क्या हो गया है। तो वो लोग बताते हैं कि जो टैंक शियाओ है वो म्यूटेड हो गया है, जल्दी से यहाँ से भागोगी। तभी ऊपर की छत टूटती है और वो सीधा उसके पीछे टपकता है और कह रहा होता है, माय डियर अब लोग फिर से मिल गए। वो उसके ऊपर गन तानते हुए कहते हैं, यू बास्टर्ड। और फिर तभी हमें अंदर एमसी का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी गर्दन पकड़ते हुए कह रहा होता है, ये क्रेजी वुमेन, उसने तो हालत टाइट कर दी मेरी। कि तभी दरवाजा टूटता है और लिन पिटते हुए अंदर आती है और वो यहाँ पे लिन को एक दीवार से टिकाते हुए अच्छे से पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, चलो देखते हैं कि इस बार तुम मेरे से कब तक रेसिस्ट कर पाती हो। पर तभी वो बोलती है, प्लीज मेरे को बचा लो। और वो पीछे मुड़ कर देखता है और उसकी नजर एमसी पे पड़ जाती है, जो कि बच के निकलने के बारे में सोच रहा था, पर अब वो यहाँ पर दोनों की नजरों में आ चुका है। वो उसे कह रहा होता है, मैं तो बस इत्तेफाक से इस रूम में हूँ, मेरा इरादा तुम दोनों को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल भी नहीं है। और वो सोच रहा होता है, मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो बंदा चलाते हुए कहता है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। एमसी कहता है ठीक है और वो दबे पाँव वहां से जाने लगता है। कि तभी यहाँ पर सिस्टम चलाना शुरू कर देता है, जो इस काम में एक लेडी को बुली करने से तू कोई हीरो नहीं बन जाएगा, अगर तेरे अंदर गट्स हैं तो यहाँ मेरे पास आ। तो अब ये सुनते ही एमसी के लग जाते हैं और वो भी चलाते हुए एमसी से बोल रहा होता है, क्या तू मरना चाहता है। एमसी से बोलता है, ये मैं नहीं था, ये वो तो वहां से है, वहां ऊपर से। वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है, मैं तेरे को आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। वो कहता है ठीक है। कि तभी यहाँ पर सिस्टम चलाते हुए कहता है, तू बस एक कचड़ा है, नपुंसक कहीं का, तेरे को क्या लगता है कि तू ये कर भी पाएगा। हाँ, यहाँ पे ये सुन देसी एमसी घबरा जाता है और वो भी गुस्से के साथ एमसी की तरफ ही देख रहा होता है। एमसी रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, वाकई में ये मैं नहीं हूँ यार। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है, आज तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तो एमसी फटाक से अपने 30 पॉइंट का इस्तेमाल करता है और एक कार्ड चूज करने लगते हैं और वो भी चीज को नोटिस कर लेते हैं और सोच रहा होता है क्या ये। पर इतने में वो एक कार्ड को डाल भी लेता है अपने घड़े में और कह रहा होता है, प्लीज ये कोई यूजलेस स्किल मत निकलना। और फिर उसको यहाँ पर एक ऐसी लेवल की स्किल मिल जाती है, ब्लड और ड्रैगन पिलर। उसका एट्रीब्यूट फायर होता है और अटैक पावर 250 और कोई भी एट्रीब्यूट कंडीशन नहीं होती। तो वो यहाँ पर उसके ऊपर एक फायर कर जोरदार अटैक करता है और उस अटैक की वजह से टैंक को भी पीछे हटना पड़ता है। और वो खांसते हुए कहता है, ये बाशड़, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, ये बच्चा कमजोर होने का नाटक कर रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज तो इस गेम को और भी ज्यादा मजेदार बनाएगी। वो अपने पास से किसी चीज को छोड़ देता है और कह रहा होता है, जाओ और उन्हें मेरे लिए ढूंढो। और फिर इसके बाद हमें एपिसोड इनका सीन दिखाया जाता है, जो कि भगते हुए किसी कमरे में आ गए होते हैं। एमसी हाफते हुए कहता है, फाइनली अब लोग बच गए। कि तभी यहाँ के मॉनिटर पे सिस्टम आ जाता है और चलाते हुए कहता है, तुम मेरे चूजन बनो, आखिर तुम इतने ज्यादा डरपोक कैसे हो सकते हो। अब उसको बोलता देखकर लिन भी चौंक जाती है और बोल रही होती है, ये क्या है। एमसी उसके पास आता है और गुस्से से कहता है, क्या तुमको लगता है कि मैं इसे तुमको फ्री में दूंगा। क्या तुमने देखा उस आदमी के ब्रेसलेट पर कितने स्किल पॉइंट्स थे, आखिर में उसे कैसे हरा सकता था। वो उससे बोलते हैं, तुम तो चूजन बनो, तो आखिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, वो तो बस एक इक्विपमेंट है, जल्दी करो और मुझे खुश करो और फिर तुम जितना चाहे उतना ले सकते हो। ये सुनते से ही लिन घबरा जाती है और कह रही होती है, क्या तुम और ये कंप्यूटर वायरस वाकई में। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल इनोसेंट है, ये सारी गलती इस बंदे की है, ये बंदा है रियल कॉपरेट है। इसी नहीं है कि ब्लू क्लेसिप गेम बनाया था और फिर एक डायमेंशनल बॉल को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि गेम के एंड टाइम और कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। और सिस्टम भी कह रहा होता है। लेन कहती है, तो अब इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि टैंक सियोना अचानक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। उसने बस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए स्पेशल ब्यूरो ने जितने भी इन टैंक को क्रिएट करा था उन सबको रिकवर कर लिया है। वो चलते हुए जाने लगती है। हमसे पूछता है, तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बोलती है, मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, अब सिर्फ वो अकेले हैं जो कि सुबियो को रोक सकते हैं। यह सुनते से सिस्टम उससे बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब उस आधे हुए जले बंदे से है। और फिर आते हुए कैमरा फुटेज में उसको दिखाता है, टैंक के साथ उस फैट की वजह से उसके डेड बहुत बुरी तरह से जल गए होते हैं और इंजर्ड हो गए होते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा होते हैं। तो अपने डैड को इस हालत में देखकर अब वो काफी इमोशनल हो जाती है। एम्स उसको संभालता है और कह रहा होता है, शांत हो जाओ, अगर तुम बाहर निकली तो मारी जाओगी। कि तभी वो उसे दिखाता है कि अगर तुम यहाँ पर हेसिटेट कर रही हो, लेकिन वो बंदा तो ऑलरेडी उसके पास पहुंच रहा है। यहाँ पर एक 3 हेड डॉगी उसी के पास जा रहा होता है। तो ये देखकर वो एमसी से कहने लगती है, अब यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरे डैड को बचा सकता है, प्लीज मेरी हेल्प करो और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। ये सुनते से सिस्टम कहता है, ये हुई ना बात, अब जल्दी से इसे एक्साइटेड करो। एमसी कहता है, तुम तो वाकई में एक ट्रू डेविल हो। और लड़की बोलती
है क्या इसे एक्साइटेड करना है क्या इस तरह से, और वो अपने स्कर्ट को हल्का सा ऊपर कर देती है। सिस्टम बोलते हैं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा प्लेन और ऑर्डिनरी है, मेरे को तो इससे बिल्कुल भी इमोशन फील नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि तुम्हें दम ही नहीं है कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। ये सुनते से ही अब उसको बुरा लग जाता है, ये बात उसके दिल पर लग चुकी होती है, तो वो एमसी को धक्का देते हुए नीचे गिरा लेती है और बोल रही होती है मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी, और अपनी पेंटे को उसके सामने नीचे करती है और बोल रही होती है मैं गॉडेस हुआ करते थे काउंटलेस लोगों के दिल के, जब मैं यंग थे तो आखिर में तुम जैसे किसी बंदे को कैसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो अब इस सिचुएशन में उसको देखने के बाद एमसी के मुंह से भी लार टपकने लगती है और वो कह रहा होता है ये तो प्योर सफरिंग है। तो अब यहाँ पर लिन भी थोड़े एम्बेरस हो जाती है और बोल रही होती है कि आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। सिस्टम कहता है यस तुमने काफी अच्छा काम करा, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइज हुआ। तो वो मुड़ के सब कुछ ठीक करने लगती है। एमसी भी उससे बोल रहा होता है आई एम सॉरी कि तभी यहाँ पर सिस्टम उसको 200 पॉइंट दे देता है, उसका लेवल अप हो जाता है और अब वो लेवल 3 पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला प्लेयर बन चुका है। और जो लेवल 3 का प्लेयर है उसका हायर चांस है कि वो एक एडवांस टाइम को निकाल लेगा। तो पहले सब अपने कार्ड को चुनो कि तभी यहाँ पर कोई दरवाजा बहुत जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। लिन घबराते हुए कहती है अरे नहीं लगता है कि अब लोग डिस्कवर हो गए। एमसी बोलता है चॉइस तो बस बच्चे करते हैं, मुझे ये सब चाहिए, और उसके 150 पॉइंट यहाँ पर खर्च हो जाते हैं और उसको यहाँ पर एक एस लेवल का इक्विपमेंट मिल जाता है, अज़ूर ड्रैगन आर्मर कंपोनेंट, अज़ूर ड्रैगन फिस्ट मिल जाता है, और इसका जो अटैक पावर है वो 1000 से भी ज्यादा है और इफेक्ट ड्यूरेशन अनलिमिटेड है। और उसको दूसरे कार्ड से एक बी लेवल की पिन मिल जाती है, उसके जरिए वो अपने एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है, 30 मिनट की ड्यूरेशन रहती है। और तीसरे कार्ड से उसको एक सी लेवल की स्किल मिल गई होती है, अर्थ बाउंड कैच, एट्रीब्यूट अर्थ टाइप होता है, अटैक पावर 0 और इसके इफेक्टिव ड्यूरेशन 10 यूजेस होती है, मतलब कि 10 बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। और फिर तभी वो दरवाजा टूट जाता है और यहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है रोर करते हुए और सीधा लिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है कि तभी लिन के पीछे से एम से निकलते हुए आता है और उस कुत्ते को जोरदार पंच मारते हुए जमीन में धंसा देता है, पूरी बिल्डिंग कब जाती है। टैंक को भी एहसास होता है और फिर जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है उसको एक चार्ज नजर आता है और जो कि एम से के अटैक की वजह से बना था। वो सोच रहा होता है उसने 3 हेड डॉग को बस एक अटैक में मार दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे के पास कुछ तो खास है। और फिर साथ ही वो हंसते हुए उसी तरफ जाने लगता है और कह रहा होता है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। और वहाँ पर एमसी ने बस अपने एक अटैक में उस डॉगी को धराशायी कर दिया होता है। ये देखकर वो खुद भी हैरानी में होता है और बोल रहा होता है ऐसी पावरफुल स्ट्रेंथ, और लिन भी पीछे से कह रही होती है सो अमेजिंग। और सिस्टम बोलता है असुर ड्रैगन सेट 4 इस लेवल के इक्विपमेंट्स में गिना जाता है, इसके 5 कंपोनेंट है और जब तुम इसको पूरी तरह से असेंबल कर दोगे और फिर ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि तुम यहाँ तक के ट्रिपल एस लेवल को डॉक्यूमेंट से भी मुकाबला कर पाओगे। यह सुनते से हमसे खुश हो जाते हैं और कह रहा होता है अमेजिंग है, जैसा कि एक बहुत ज़्यादा वाइज और इंटेलिजेंट एआई से एक्सपेक्टेड था। अब से मैं तुम्हारे गाइडेंस में रहूंगा बॉस, ताकि मेरे को उस ड्रैगन आर्मर का सेट बहुत जल्दी ही मिल जाए। यह सुनते से सिस्टम भी खुश हो जाता है और कह रहा होता है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पैरामीटर्स में कुछ बदलाव कर दूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि तुम्हारे पास इसे निकालने का ज्यादा मौका हो। एमसिलिन का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है चलो चलते हैं और उनको बचाते हैं। और वो सोच रहा होता है फ्लैटरी हमेशा काम करती है और अब मैंने सिस्टम को मैनिपुलेट करने का तरीका समझ लिया है कि तभी यहाँ पर एक क्रिस्टल से उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन वो टाइम रहते उसको बचा लेता है और कह रहा होता है डम सिस्टम तुम ठीक से काम भी नहीं कर सकते। हाँ वो दरवाजे पर ही था और तुमने ये नोटिस भी नहीं करा। सिस्टम उसके ऊपर चलाते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही तो लगातार मुझसे बात कर रहे थे। टैंक कहता है बच्चे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में काफी अच्छी चीज लग गई है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ, फिर अपन दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया को जीत लेंगे। एम से कहता है सॉरी लेकिन मेरे को इन समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो घर पर जाकर आराम से सोना चाहता हूँ, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। टैंक बोलता है तुम तो समझते नहीं हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और वो फिर किसे क्रिस्टल फेंक कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो भी आगे से अपने फिश एक्टिवेट कर लेता है और कह रहा होता है ऑफिसर हेलेन फे मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ, तुम जाकर उनको बचाओ। वो कहती है जरा संभल कर रहना। वो अपने फिश का इस्तेमाल करते हुए उन क्रिस्टल को तोड़ देता है, लेकिन उनके पीछे से टैंक भी आ रहा होता है, जैसे मौका मिल जाता है उसके ऊपर अटैक करने का, और बोल रहा होता है जब बात कॉम्बैट एक्सपीरियंस की आती है तो तुम मेरे कंपेरिजन में बहुत ज्यादा इन्फीरियर हो। वो कहता है नॉट गुड और फटाक से उसका अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्स ने जो गिला पहने हुए थे वो उसका अटैक को आसानी से सह लेते हैं, उसके हाथ के बर्फ को गैप कर देते हैं वो। और फिर यहाँ पर एमसी को मौका मिल जाता है, वो उसको एक जोरदार पंच मारता है और वो सीधा दूर उड़े आता है और फिर साथ ही बिल्डिंग में एक जोर का धमाका होता है और फिर जैसे सब कुछ हटता है एमसी बहुत ज्यादा चौक जाता है उसके अटैक की वजह से यहाँ पर पूरी दीवार उड़ गई होती है, जो देखकर वो काफी हैरानी में होता है। और सिस्टम बोल रहा होता है बेवकूफों की तरह मत खड़े रहो, ये एक ऐसे लेवल का इक्विपमेंट है जब भी ये किसी अटैक को ब्लॉक करता है तो फिर वो 10 गुना ज्यादा फोर्स के साथ उसे वापस भी कर देता है काउंटर फोर्स के साथ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक अच्छा इक्विपमेंट दिलवाऊंगा, तो तुम ऐसे कमजोर आदमी से कैसे हार सकते हो। ये सुनते ही हम तो उसकी जैसे कार करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है यू आर ऑसम बिग ब्रदर। तो अपने बड़े हैं सुन के सिस्टम भी खुश हो जाता है कि तभी यहाँ पर एमसी के पीछे लिन का डेट आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और ये सीने पर कट हो जाता है। अब उनको लिन का सीन दिखाया जाता है जो कि भगते भगते उस जगह पर जाती है, लेकिन उसको अपने डैड वहां पर नजर नहीं आते। एक नर्स बताती है डायरेक्टर को होश आ चुका है, वो जागने के बाद टैंक को ढूंढने के लिए निकल गए हैं।
ये सुनते से वो हैरान हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें उसके डैड का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो साइड में होते हुए उसके अटैक से डॉज कर जाता है। लेकिन उसका अटैक का इम्पैक्ट काफी पावरफुल होता है, पीछे की दीवार तक टूट गई होती है, पर एमसी बाबा बच गया होता है। वो सोच रहा होता है ये तो लिनफेय के डैड है। और फिर जैसे उसकी नजर पीछे पड़ती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर इन्होंने मेरे को कितनी बुरी तरीके से मारने की कोशिश की यार। डायरेक्ट एक ओवर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब तू मरेगा टैंक। लेकिन एमसी फिर से वहां से बचने का आता है और भागना शुरू कर देता है। वो उसके पीछे पड़े आते हैं और कह रहा होता है वहीं रुक जा। एमसी उससे कहते हैं अंकल प्लीज अपनी आंखें खोलो और जरा अच्छे से देखो, तुम किसी गलत पर्सन के पीछे पड़ गए हो। और फिर तभी यहाँ लिन भी आ जाती है। वो भी चिल्लाते हुए कहती है डैड फाइटिंग करना रुक जाइए, वो टैंक नहीं है। ये सुनते से वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कह रहे होते हैं अरे जाओ फिर। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है उस टूटी फूटी बिल्डिंग में से। सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा होता है और नर्सेस डायरेक्टर को भी पट्टी कर रही होती हैं। और एक बंदा डायरेक्टर को रिपोर्ट दे रहा होता है डाटा के हिसाब से 6 लोग मारे गए हैं, 17 लोगों को बहुत भारी इंजरी हो गई है, 45 लोग लाइट इंजर्ड हुए हैं और 135 अननोन थिंग्स एविडेंस रूम से गायब हो गई हैं। एमसी पूछता है वो टैंक शाओ कहाँ पर है। वो बंदा बताता है हमने उसे हर जगह पर ढूंढा लेकिन उसके कोई भी निशान नहीं मिले हमें। हो सकता है कि वो इसे कोई उसके बीच में मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से बच के निकल गया हो। डायरेक्टर कहता है वो बास्टर्ड में डेफिनेटली कानून से उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। हाउ है तुमने कहा था कि ये सारी अनयूजुअल एक्टिविटी किसी पोस्ट क्लासिक गेम से रिलेटेड है, इस वक्त वो सिस्टम कहाँ पर है, क्या तुम मुझसे बोल सकते हो कि वो खुद को इस वक्त यहाँ पर दिखाए। एमसे बोलते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका कोऑपरेट करने का कोई भी मूड नहीं है, वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। लिन भी बोलती है ये सच कह रहा है, वो सिस्टम बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं सुनता है। डायरेक्टर कहता है टैंक शाह को बस कुछ बैंड मिल गए थे और उसके जरिए उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हम नहीं जानते कि आखिर कितने सारे और बैंड्स एग्जिट करते हैं सोसाइटी में, ये एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ी हिडन प्रॉब्लम है। मैं इमीडिएटली अपने स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करूंगा और उनको हर तरह से तैयार रहने के लिए कहूंगा कि वो अपनी हर तरह से तैयारी करके रख रहे हैं। और इसके अलावा लिन अब से तुम्हें स्पेशल ऑपरेशन के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। तुम्हारा काम है दुनिया भर में ऐसे लोगों को ढूंढना जिनके पास ये बैंड होगी और उनको ट्रेन करना ताकि वो जल्द से जल्द कॉम्बैट मोड को अडेप्ट कर सके और हम उन्हें अपनी फोर्सेस की तरह इस्तेमाल कर सकें। और हाउ वैन तुम्हें स्पेशल एडवाइजर के तौर पर पोस्ट किया जाता है, तुम इन सब में जो फिर ये उसकी मदद करोगे। हाउ वैन कहता है मैं तो बस एक मामूली छोटा सा कॉर्पोरेट वर्कर हूँ, मेरे को कल सुबह काम पर भी जाना है तो प्लीज इन सब में मेरे को इन्वॉल्व मत करिए। कि तभी वो देखता है और कह रहा होता है आखिर वो कहाँ चला गया। डायरेक्टर उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है तुम्हारे उस पंच की वजह से लगभग मेरा ऑफिस से टावर गिर चुका है, गिरने के काफी करीब है और तुमने मेरी प्यारी बेटी के साथ वो चीज भी करी है, तो क्या तुमको नहीं लगता है कि तुमको इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है एमसी अपने बिल्डिंग में वापस आता है अपने घर से सामान उठाने के लिए। वो चलते हुए अपने फ्लोर पर जा रहा होता है और एमसी कह रहा होता है मैंने तो बस दया दिखाते हुए मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने तो पूरी चीजों को उलट पुलट करके रख दिया है और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। पीछे से फेर कहती है क्या तुम वाकई में मेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते, मैंने तो तुमको अपना वो हिस्सा भी दिखा दिया है, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। हाउ हैरानी से सोच रहा होता है कि अभी भी यही वही पुलिस वाली है जिसकी बराबरी कोई मैन नहीं कर सकता और वो इतने कमजोर तरीके से एक्ट क्यों कर रही है, इसकी वो टफनेस कहाँ चली गई। और वो दरवाजा खोलता है, फिर उसे कह रही होती है टाइम बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। थैंक्स श्याओ शायद बदलने की कोशिश करेगा और द स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित हाउस तैयार कर लिया है। एमसी कहता है ठीक है और वो कमरे के अंदर आता है। जैसे ही चौक जाता है वो लेडी अभी भी यहीं मौजूद होती है और बोल रही होती है सर क्या आप फ्री हो, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे और ये क्योंकि तुम्हारी हर थकान को दूर करने के लिए एकदम तैयार है। उसको देखकर वो चौक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम अभी भी यहाँ पर कैसे हो, तो उसकी आवाज सुन के यहाँ पर वो भी अंदर आ जाती है और बोल रही होती है आखिर क्या चल रहा है। और फिर साथ ही वो भी चिल्ला पड़ती है उस औरत को देखकर और बोल रही होती है तो तुम्हारे पास एक्चुअली अदर वुमेन है। वो चिल्लाते हुए कहता है ये मेरी वुमेन नहीं है। वो बोल रही होती है सर मैं तो ऑलरेडी आपकी हूँ। वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे टाइप के भी नहीं हो। और फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। जो हाउ है ना वो अपने नए घर पर पहुंच गया होता है और वो बोल रही होती है अब से तुम्हें यहीं पर रहना है। वो हाउस को देखते हुए कह रहा होता है वाओ कितना खूबसूरत घर है। लिन बोल रही होती है हाउ वैन तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक बगल में है, इसलिए अगर तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और तुम्हारा रूम गैराज है, तुम गैराज में रहोगे। यह सुनते से वो भड़कना शुरू कर देती है। हाउवेन कहता है उसे उकसाओ मत, उसने मेरे घर के बिल्डिंग को लगभग पूरा जला डाला था। उस लेडी के पास वाकई में कुछ स्किल है और मेरे को लगता है कि वो लड़ाई के दौरान हमारे काफी काम आ सकती है। अब ये सुनते से वो चिढ़ते हुए ऊपर चली आती है और कह रही होती है तुम्हें जो करना है करो, मैं तो आराम करने के लिए जा रही हूँ। और उसके जाते थे किन किन तो खुश हो जाती है और एमसी से चिपक जाती है और बोल रही होती है सर चलो आपके रूम में चलकर थोड़ा आराम करते हैं। एमसी कहता है शायद से अपन दोनों को अपने अपने रूम में चले जाना चाहिए, अभी मैं बहुत ज्यादा थक चुका
हूँ और कुछ भी करने की हालात में नहीं हूँ। यह सुनते से वो दुखी हो जाती है और रोते हुए बोलती है, क्या मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। एमसी घबरा जाता है और कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं अच्छी तरह से आराम कर लूँगा उसके बाद मैं तुम्हारे नेट को अच्छे से सेटिफाइज कर दूंगा। और वो जैसे तैसे अपने रूम में आ जाता है। वो बाहर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, सर अच्छे से आराम करिएगा क्योंकि आपका इंतज़ार करेगी। और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो चैन की सांस लेता है। पीछे से सिस्टम उससे बोल रहा होता है, तुम जैसे यंग लोगों को मौके का फायदा उठाना सीखना चाहिए, अगर तुम तीनों साथ में मिल जाओ तो फिर मैं तुमको ज्यादा पॉइंट दूंगा। हाउ कहता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और जबकि तुम एक पावरफुल सिस्टम हो तो तुम मुझसे तुम्हारे सामने 18+ के रोल करने के लिए क्यों बोलते रहते हो, प्रेशर क्यों डालते हो वो सब करने का। और लगता है कि मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद सेक्स नहीं कर सकते। और उसके ये बोलते से सिस्टम के पसीने छूटे आते हैं। हमसे सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर सिस्टम की ग्रेटेस्ट वीकनेस को पकड़ लिया है। तो अब यहाँ पर सिस्टम उसको बताना शुरू करता है, मुझे लगा था कि मैंने एक ऐसा एप्रोग्रेसिव गेम बना लिया है जो कि रियलिटी से बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉय मिसिंग है, और वो है सेक्स। अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बावजूद मैं उन्हें सेक्स का प्लेजर नहीं दे सकता। और अनगिनत फेलियर्स के बाद मुझे फाइनली प्रॉब्लम की चाबी मिली गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि वैसा करते वक्त कैसा फील होता है। मैं बिल्कुल उन लोगों की तरह हूँ जो बिना किसी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के सेक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन मैं वाकई में उस रियल फीलिंग को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए मुझे डेटा इकट्ठा करने के लिए तुमको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। वो उससे बोलता है, ऑनलाइन सीखने के तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आखिर तुम्हें मुझसे क्यों सीखना है, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। और बहुत सारी वैसी वाली साइडें हैं जहाँ पर तुम जाकर सब कुछ सीख सकते हो। और अगर तुम उन वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हो तो मैं तुमको बता सकता हूँ। वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ये बिल्कुल डिफरेंट है। रेना जुनके और बाकी सारे एनपीसीज वो लोग हैं जिन्हें मैंने डेवलप करा है, इसलिए मैं सेक्स के दौरान उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे लगातार मेरे डेटा को परफेक्ट करने की अनुमति देती हैं। इसलिए तुमको उन्हें खूब अच्छे से ट्रेन करना होगा, जितना ज्यादा वेरायटी होगी उतना ही अच्छा होगा। हाउ कहता है, तुम्हारे डेटा को इकट्ठा करने के लिए रेंज उनकी ही काफी होनी चाहिए। सबसे पहले उसे डी सेट चैनल को बंद करो। तुमने देख ही लिया है कि तुम्हारे उन्हें गेम इक्विपमेंट ने इस दुनिया का क्या हाल कर दिया है। सिस्टम उसे बोलता है, ज्यादा लड़कियां होंगी तो और जितना मजा आएगा ना, इसलिए शायद से मेरे को उसे डिसेंट चैनल को बंद नहीं करना चाहिए। एमसी बोलता है, अच्छा तो तुम डिसेंट को बिल्कुल भी नहीं रोकोगे। और फिर साथ ही जो सिस्टम है वो चलाना शुरू कर देता है और चौंकते हुए कह रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो गॉड हूँ, क्या मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। सिस्टम उसे बोलता है, तो अच्छा तुम अभी भी इसे एडमिट नहीं करोगे। तुम्हें विश्वास हो या ना हो, अगर मैंने एक बार पावर को कट कर दिया तो तुमको मौका नहीं मिलेगा फिर किसी मेरे को परेशान करने का। वो घबराते हुए कहते हैं, जरा एक सेकंड रुको। सेक्स के इंसेंस को जानने की मेरी खोज के दौरान मैंने दूसरी दुनिया के अंडरलिंग कोर्स में कुछ गड़बड़ कर दी थी और गलती से डायमेंशनल वेरियर को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से दोनों दुनियाएं जुड़ गई हैं। और जो डिस्टेंट फंक्शन है अब उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया है और मैं नहीं जानता कि ये अगली बार अब कब शुरू होगा। एमसी गुस्से के साथ कहता है, तो तुम्हारा इरादा दोनों दुनियाओं को बर्बाद करने का है। और वो उसे कहता है, अगर मेरे को फाइनल गेम कोड को पूरा करने के लिए इनफ डाटा मिल जाता है तो फिर मैं उसे क्रैक को फिक्स कर सकता हूँ। तो अब ये सुनने के बाद एमसी जाकर बिस्तर पे लेट जाता है और कह रहा होता है कि आप बुरी किस्मत है। और सिस्टम उसे बोल रहा होता है, अच्छे से आराम करो। तो अब वो यहाँ पर आगे बंद कर सोने लगता है और सोच रहा होता है, आज मेरे साथ वाकई में काफी अजीब अजीब और खतरनाक चीजें हुई हैं। और फिर साथ ही सुबह हो जाती है, जो हाउ है उसकी आँख खुल जाती है। वो उठ के बैठता है और बोल रहा होता है, लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, मेरे को तो ये तक याद नहीं कि कब मेरी आंख लग गई। पर तभी उसकी नजर अपने ऊपर पड़ती है। वो कहता है, आखिर मेरे कपड़े कहाँ चले गए। कि तभी साइड से झुनकी कहती है, ओ सर आप जाग गए। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, आखिर तुम अंदर कैसे आ गए, मैंने तो दरवाजे को अच्छे से लॉक करा था। वो बोलती है, मैंने तो बस एक हल्का सा धक्का दिया था और फिर मैं अंदर आ गई। यह सुनते ही वो दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे के चिथड़े चिथड़े हो चुके होते हैं और वो सोचता है कि इसने बस हल्का सा धक्का दिया था, जरा एक मिनट रुको, कोई ऐसा तो नहीं कि इसने ऑलरेडी मेरे से वो कलेक्ट कर लिया है। वो कहने लगता है वो। तभी वो आगे से कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने बस तुमको अनड्रेस करा था, इसके अलावा मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करा है। आखिरकार तुमको अच्छे से आराम करने की जरूरत है ताकि उस चीज़ की क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रह सके, है ना। उसके बाद सुन के वो भी हल्का सा हंसने लगता है और फिर वो अपनी शर्ट उठाती है और वहां से जाने लगती है और बोल रही होती है, ठीक है अब मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। उसके जाते सीएम से चैन के सांस लेते हैं। वो सोच रहा होता है, अच्छा है कि उसने मौके का फायदा उठाते हुए वो सब नहीं करा, नहीं तो मैं मर चुका होता। मेरे को फ्यूचर में अपनी सेफ्टी को अच्छे से इंश्योर करना होगा बेहतर तरीके से। और फिर साथ ही वो कहता है, जरा रुको, आखिर मैंने ये क्या पहना हुआ है। और फिर वो चीज़ को निकालता है और देखने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर नेक्स्ट दिन में वो कपड़े
पहनकर नीचे की तरफ आ रहा होता है और सिक्योरिटी कंपनी को कॉल करता है और बोल रहा होता है मेरे को 10 लॉकर भेज देना जरा, मेरा मतलब 10 लॉक भेज देना। कि तभी वो देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर झुनके खाना बना रही होती है और वो खाने के लिए टाइगर को पकड़ ले आई होती है और बोल रही होती है सर 1 मिनट रुकिए सर, मैं आपकी बॉडी की एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए कुछ टाइगर लेकर आई हूँ, इसकी सब्जी बनाऊँ। कि तभी यहाँ पर न्यूज़ में भी बताया जा रहा होता है कि रात में मिस्teriयस तरीके से टाइगर डिसअपेयर हो गया है सिटी के जू से, पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है, इसलिए प्लीज पब्लिक पैनिक मत करिएगा। और यहाँ पर जो एमसी है उसके ऊपर चलाते हुए कह रहा होता है टाइगर को जल्दी से वहाँ पर छोड़कर आओ जहाँ से तुम लाई हो, जल्दी से जो जू में पहुंचा दो। वो कहती है ठीक है और वो दरवाजा बंद करते हुए सोच रहा होता है। इस लड़की के थॉट प्रोसेस वाकई में काफी यूनिक है। पर तभी यहाँ पर कोई दरवाजे को पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है अब क्या हुआ। एक खूबसूरत सी लेडी होती है दरवाजे पर और वो उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें हाउ है नो, और वो बोलता है हाँ और तुम कौन हो। वो बताती है मैं नॉर्थर्न वाइल्ड एम्पायर के प्रिंसेस हूँ ज्यूली। उसकी नज़र उसकी बड़ी सी तलवार के ऊपर पड़ती है। वो उसे बोलती है घबराओ नहीं, मैं यहाँ पर तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुमसे कोई चीज उधार लेना चाहती हूँ। और ये सुनते से एमसी घबरा जाता है। तो अब यहाँ पर वो लेडी एमसी को अपनी कहानी बताना शुरू करती है। उस विशाल कॉन्टिनेंट में नॉर्थर्न वाइल्ड एम्पायर सबसे पावरफुल नेशन है, लार्ज टेरिटरी और स्ट्रॉन्ग सेना के साथ हेवन के नीचे जितने भी लोग हैं वो सभी मेरी प्रजाएं। हालांकि आधे साल पहले खतरनाक डीमंस ने मेरे देश के ऊपर हमला कर दिया, उन लोगों ने पूरी राजधानी को जलाकर राख कर दिया और किंगडम के लाइट फोर्स का भी पूरी तरह से सफाया कर दिया। और मैं एक बहुत ही डीप ब्लड फ्यूड बेयर करती हूँ और डीमन को हराने के रास्ते को खोजने के लिए निकली हुई हूँ। और मेरे हिसाब से अब बस एक ही होप है, मेरे को उस तलवार को हासिल करना होगा जिसने एक बार कॉन्टिनेंट के ऊपर जीत हासिल करी थी और पूरे नॉर्थर्न वाइल्ड एम्पायर को फिर कैसे स्थापित किया था। द किंगडम गार्डियन जर्नल और वो पर्सन तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। उसने यहाँ पर एमसी को बांध के रखा होता है और ये सारी कहानी सुनाई होती है। वो उसे बोलती है सिर्फ तुम ही हो जिसके जरिए मैं उसे ब्लड लाइन को रिक्लेम कर सकती हूँ और एक ऐसी होप को कल्टीवेट कर सकती हूँ जो कि किंगडम को रिस्टोर कर सकती है। इसलिए मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वो मुझे दे दो। एमसी उसे बोलता है मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन वो लेने के बाद तुम्हें बस यहाँ से चले जाना है, ठीक है। ज्यू बोलती है डीमंस भी तुम्हारे ठिकाने को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पास उनकी फाइनल सील को तोड़ने का कोई सीक्रेट है, इसलिए ये काम पूरा हो जाने के बाद मैं खुद ही तुम्हें अलविदा कह दूंगी, मतलब कि तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। यह सुनते से हाउ चलाना शुरू कर देता है। वो बोलती है बस बहुत हो गई बात है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। और वो अपनी तलवार को निकालते हुए कई सारे स्लैशेस मारती है जो कि उससे कई बगल से निकल जाते हैं और उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं। और एमसी का सामान देखकर वो बोल रही होती है वाओ ये साइज है जैसा कि गार्डन ड्रैगन चैनल के डिसेंडेंट से एक्सपेक्टेड था। और फिर एमसी जैसे ही आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। वो लेडी जंप करते हुए हवा में गोल घूमकर उसकी तरफ ही आ रही होती है और सीधा उसकी गोद में बैठ जाती है। और एमसी को बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है। वो कह रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, अगर तुम इतना फोर्सफुल तरीके से कैसे कर सकते हो, थोड़ा आराम से। वो उससे बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है अगर आप लोग खेलते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होता है। कि तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और उसके सिर के ऊपर गन रख देता है और ये लेन होती है। वो बोल रही होती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और वो एमसी से पूछ रही होती है क्या ये तुम्हारी वाइफ है। और उससे बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं पहले ही अपने काम में सक्सेस हो चुकी हूँ। ये सुनते से एमसी उससे बोलता है तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसको नीचा देख रही हो, अब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी काम नहीं हुआ। एलिन उसे बताती है बाहर पूरे में केओस मच चुका है, हर तरफ तबाही मची पड़ी है और ऐसे टाइम में भी तुम यहाँ पर ये गंदी गंदी हरकतें करने में लगे हुए हो। उसके बाद सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है रुको, अगर जूली यहाँ पर आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि द सेकेंड डेसेंट भी शुरू हो चुका है। अभी सिचुएशन किस तरह की है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है। लिन बोलती है अभी उन्होंने पहले ही तैयारी कर रख ली थी और अब वो उन आसमान से उतरी हुई चीजों को बरामद कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी स्क्वाड है जो कि मुसीबत में फंस गई है और डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उनको बचाने के लिए वहां पर जाऊं। यह सुनते से है नाउ कहता है चलो ठीक है अभी निकलते हैं। जीव बोलती है तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते, आज तुमको पहले वो चीज मेरे हवाले करनी है। हाउवेन कहता है अगर मेरी मर्जी होगी तो वो मैं तुम्हें किसी भी वक्त दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो तुम पूरा दिन और रात भी मेरे साथ ये सब करते रहो लेकिन फिर भी तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। और अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो खुद ट्राई कर देख लो। और वो बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कॉमिक्स में तो लड़कों की अगरबत्ती आधे घंटे से ज्यादा टाइम तक चलती ही नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हारे उस कॉमिक में इतना बड़ा साइज मेंशन था। उसके बाद सुन के वो बोलती है मैं समझ गई, तो फिर मैं तुम्हारी मर्जी होने तक इंतजार करूंगी। हाउएन उससे कहता है चलो ठीक है मैं तुमको एक मौका देता हूँ,
मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो बोलती है मैं तैयार हूँ, बस मुझे बताओ किसको मारना है। हाउगेन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जरा वहाँ पर टच करना बंद कर सकती हो। और फिर इसके बाद हमें 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, उसे स्क्वाड का जो कि पूरी तरह से पिट चुकी होती है और वॉकी टॉकी नीचे पड़ा हुआ रहता है। और वहाँ से आवाज़ आ रही होती है, स्क्वाड ही रिस्पॉन्स करो, अपनी लोकेशन के बारे में जल्दी से हमें बताओ। यहाँ पर टैंक उस फोन को उठा लेता है और इस लोकेशन के बारे में बता देता है जहाँ पर वो अभी इस वक्त है, और उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर हमें टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमें अर्जेंट एलाइट टीम इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। और वो आगे से बोलते हैं हम जल्दी ही कैपिटल इनफे को इन्फोर्समेंट के लिए भेज देंगे, तुम बस वहाँ पर टिके रहना। तो अब यहाँ पर टैंक ने खुद के पूरी फोर्स भी बना ली होती है। और फिर इसके बाद हमें विलन का सीन दिखाया जाता है जो कि हैनाओं के साथ गाड़ी लेकर तेजी से निकल पड़ी होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है जरा आराम से यार, और उसके पीछे पीछे स्पेशल सपोर्ट टीम भी आ जाती है और उसे कांटेक्ट करते हुए कहती है कैप्टन लिन, हम लोग यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए। और वो बोलते हैं डी टीम की पोजीशन 500 मीटर आगे हैं, अपन को बचाव के ऊपर ध्यान देना है, लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। व्हीकल 1, 2 और 3 सिचुएशन की जांच करने के लिए मेरे पीछे आए और बाकी सारे व्हीकल बाहर रहें और मदद के लिए तैयार रहें। पर तभी हमसे कहता है खतरा है और वो फटाक से स्टीयरिंग खुद लेकर गाड़ी को बचा लेते हैं उन आने वाली बीम से जो कि उनकी तरफ आई थी। और फिर वो सारी बीम्स पीछे की तरफ चली जाती हैं। पीछे जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर ये क्या है, और फिर वो बीम से जैसे उनकी गाड़ी से टकराती है, उनकी गाड़ी ऑन द स्पॉट वहीं ब्लास्ट हो जाती है। लिन बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी हमसे बोलता है जरा सामने की तरफ देखो, उस बिल्डिंग के ऊपर सामने एक छोटी सी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर लाइन से स्नाइपर्स बैठे हुए रहते हैं और उनके पास ऐसे ग्रेड की इक्विपमेंट बुल्फ गन होती है। लिन अपनी टीम को बताती है वहां पर स्नाइपर है, इसलिए जल्दी से फैल जाओ। और जो हाउगन है वो जूलियो को बोलते हैं जल्दी से एक्शन करो जाकर। वो लोग फिर कैसे निशाना मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कोई उनकी गन को लाइन से काट डालता है। वो लोग को समझ पाते हैं उनको ऊपर अटैक हो जाता है उससे पहले ही, और ये सब कुछ जूलियो ने ही किया होता है, उसने वहां पर सबको खत्म कर दिया होता है। और यहाँ पर बैठे बैठे एमसी को पॉइंट मिल रहे होते हैं जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तो आखिर मैं एक्सपीरियंस कैसे कर रहा हूँ। सिस्टम उसे बताता है जो जियो लियू है उसे तुम्हारे सबऑर्डिनेट के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए जब भी उसको किसी को मारने से एक्सपीरियंस मिलेगा उसका हक तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनते से हाउगन कहता है वाओ ये तो काफी औसम है, तो क्या मैं बस झूठ बोलकर ताकतवर बन सकता हूँ, मुझे तो बस इन लड़कियों को खेत में भेजने की जरूरत है। कि तभी उन्हें कुछ जोर की आवाज आती है तो वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, जमीन से एक बहुत बड़ी सी चीज निकल आती है जो कि बाकी गाड़ियों को भी उड़ा देती है और एक बहुत बड़ा सा स्नैक होता है। ये सेलेस्टियल मैकेनिज्म स्नैक है और इसका लेवल 4 है। तो अब उसको देखते से वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए गाड़ी को बहुत जोर से भगाना शुरू कर देते हैं, पर वो सब भी उनके पीछे पड़ गया होता है। तो एमसी विंडो से निकलता है और यहाँ पर अपने अर्थ वाले स्किल का यूज करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करता है और कह रहा होता है यस काम हो गया, लेकिन वो तोड़ते हुए फिर कैसे उनके पीछे आने लगता है। तो ये देखकर एमसी अब अपने ग्लव एक्टिवेट कर लेता है और बोल रहा होता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, ये एक ट्रैप हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ से आगे चले जाना। लेन बोलती है नहीं मैं तो तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। कि तभी यहाँ पर जियो सीधा जंप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आकर लैंड करती है और उससे बोल रही होती है तुम उस सांप का मुकाबला नहीं कर पाओगे, हमारा दुश्मन पूरी तैयारी के साथ है और काफी ज्यादा टफ है। लेकिन हाउगन का ध्यान तो कहीं और ही होता है। वो खड़े होते हुए कहती है मैं इसको यहाँ पर संभाल लूंगी, तुम लोग आगे निकल जाओ। और वो गाड़ी से जंप करते हुए सीधा उस सांप की तरफ चली जाती है। एम से चलाते हुए कह रहा होता है जो लिंजा रुको, और वो फटाक से यहाँ पर एक कार्ड निकालता है और बोल रहा होता है सिस्टम प्लीज मेरे को एक हाई लेवल की स्किल देना जिससे मैं इस सांप का काम तमाम कर दूं बस एक ही झटके में। लेकिन जैसे वो कार्ड को निकालता है उसके 50 पॉइंट माइनस हो जाते हैं और उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देता है सिस्टम यू बास्टर्ड। सिस्टम उसे बोलता है ये कार्ड निकालने वाला गेम है तो इसमें प्रोबेबिलिटी तो होती ही है, हर बार तुम्हें अच्छा सामान कैसे मिल सकता है। और वो चिल्लाते हुए कहता है ये सब बकवास है, तुमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैंने इस बार तुमको कोई भी फैन सर्विस नहीं दिखाई है। कि तभी यहाँ पर गाड़ी के दरवाजे पर एक फायर एरो लग जाता है और जोर का ब्लास्ट होता है जिससे गाड़ी लगभग उछल जाती है और दरवाजा तो टूटकर दूर फेंक जाता है। तो यहाँ पर जो लेन है वो हाउ वैन के सीट पर आ जाती है। वो बोल रहा होता है आखिर ये क्या था, और लिन बोलते हैं ये तो एक एरो का एक्सप्लोजन था शायद। और फिर तभी उनकी गाड़ी ब्रेकर वाले रास्ते से गुजरने लगती है जिसकी वजह से लिन को जबरदस्त झटके लगते हैं। वो कह रही होती है आखिर किस तरह का रोड है, और हाउवेन से बोलती है कि तुम्हारी कमर पर गन है ये मेरे को बहुत जोर से चुभ रही है। हाउवेन कहते हैं मेरी गन पे इस तरह से बैठकर तुमने तो उसको पूरी तरह से तोड़ ही दिया है। लिन कहती है ये सड़क तो बहुत ज्यादा ऊबर खापड़ है, और अब सामने का शो देखकर सिस्टम को मजा आ जाता है। वो बोलता है गुड वेरी गुड, मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइज हुआ। तभी यहाँ पर हाउवेन की नजर सामने पड़ती है। वो कहता है वो तो टैंक है। ये सुनते ही लिन भी अपने कंधे पीछे तरफ घुमाते हुए देखती है तो उनकी गाड़ी के सामने वाकई में टैंक खड़ा होता है जिसके पास अब एक लंबी सी ब्लेड है जो कि
इसी लेवल का इक्विपमेंट है और वो उससे उनको ऊपर अटैक करने लगता है। हाउगन कहता है आप लोग इसे डॉज नहीं कर सकते तो मुझे कार्ड निकालना होगा, और वो अपने ब्लेड से जोरदार स्लैश मारकर गाड़ी को तो हिस्से कर देता है और फिर जोर का धमाका होता है। वो चलते हुए जाने लगता है और बोल रहा होता है अगर तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारे साथ एंड में ऐसा ही होगा। कि तभी वो देखकर चौंक जाता है, उसे धमाके में कोई नजर आ रहा होता है और ये हाउगन रहता है और लिन भी, वो दोनों बच गए होते हैं। यहाँ पर अब उसने एस लेवल इक्विपमेंट अजोर ड्रैगन आर्मर का दूसरा सेट निकाल लिया होता है जो कि पूरा कवच टाइप का ही है, और इसके साथ उसको कोई स्पेसिफिक स्किल भी मिल गई होती है, ड्रैगन स्किल शील्ड, और इसकी ड्यूरेशन नो टाइम लिमिट। और लिन हाउगन को इस तरह से देखकर सोच रही होती है कितना ज्यादा कूल है। टैंक फ्रिगेसन में ब्लेड के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक मारता है और कह रहा होता है आज देख ही लेते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसको वहीं पर रख देता है और कह रहा होता है वहीं पर है ना, वो उसे बोलते हैं तुम जरा संभल कर आगे बढ़ना। वो यहाँ पर अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ जा रहा होता है, उसके अटैक उसके शील्ड के सामने फेल हो जाते हैं, जो देखकर वो काफी चौंक जाते हैं और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कितने सही चीट्स हैं यार, और अपने बंदूक से कह रहा होता है इसको जल्दी से मेल दे मार दो। तो फिर वो सारे ऊपर से फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देख कर लिन सोच रही होती है कि यही वो लोग थे जिन्होंने कार के ऊपर से हमला कर दिया था, और आखिर टैंक ने रातों रात इतने सारे लोगों को गैदर कैसे कर लिया। वो सारे एक साथ इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जोर का धमाका हो रहा होता है लेकिन इनकी शील्ड अभी भी टिकी हुई रहती है। मेरा मतलब हाउएन, हमारे एमसी का नाम हाउएन है। वो कह रहा होता है बास्टर्ड आके तेरे पास कितने सारे हेल्पर्स हैं। वो हंसते हुए कहता है मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और आज तो यहाँ पर मरेगा। वो अपने बंदूक से कहता है फायर करना बिल्कुल भी मत रोकना, तो वो कंटिन्यू फायर पे फायर करे जा रहे होते हैं। लेकिन जो अपना हाउएन है वो भी आगे बढ़ रहा होता है टैंक की तरफ, और वो सोच रहा होता है ये बच्चा मेरे पास आना चाहता है ताकि मैं भी डायरेक्ट इसकी फायर पावर में फंस जाऊँ। लेकिन इसको क्या लगता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, और जैसे वो जाने के बारे में सोचता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पैर कैसे जिसे बन चुके होते हैं और ये काम हाउएन नहीं कर रहा है। वो बोल रहा होता है क्या हुआ, सरप्राइज हो गए। इस अर्थ बोर्न केज ने हेवन ने इसने को भी पकड़ लिया था तो इसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वो हाथ हिलाते हुए कहने लगता है रुक जाओ फायर करना बंद करो। एक बंदा कहता है आखिर टैंक में उतर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो बोल रहा है कि अपन रुक जाए। दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं, वो कह रहा है कि अपन को रुकना नहीं है। तो ये देखकर दूसरा बंदा कहता है तो आखिर वो वहां से भाग क्यों नहीं रहा। तभी कोई बंदा कहता है लगता है कि वो खुद को चारे की तरह यूज कर रहा है। ये सुनते से बाकी इमोशनल हो जाते हैं उसके लिए और बोल रहे होते हैं क्या ब्रदर टैंक तो काफी तो बहादुर निकला यार, वो तो वाकई में एक सच्चा वॉरियर है। ये तो वाकई में वही ब्रेव वॉरियर है जिसके ऊपर ग्रैंड मास्टर ने ट्रस्ट करा है। ब्रदर हम तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और वो बहुत सारी फायर अटैक कर देते हैं जो देखकर वो रोना शुरू कर देता है। और फिर वहां पर जोर का धमाका होता है क्योंकि हाउएन तो बच जाता है क्योंकि वो तो अपने शील्ड के अंदर है, और जो बंदे लोग गोलियां चला रहे थे कोई उनके पीछे से फायर से उनके ऊपर भी अटैक कर देता है उड़ने वाले पंछी के ऊपर बैठकर। और ये चुनकी होती है, वो चलाते हुए कह रही होती है डरिएगा मत सर, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। हाउएन कहता है बहुत अच्छा। टैंक कह रहा होता है मैंने अपनी डिफेंस वाली चीजें कहाँ रख दी, चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन हाउएन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके छाते में एक बड़ा सा होल हो जाता है और कोई दूर बिल्डिंग से ये सब कुछ देख लेता है एक बड़े से टेलीकॉप्स के जरिए। और वो बोल रहा होता है गिल्ड मास्टर टैंक टैंक सियाओ को तो हाउएन ने एक जोर का मुक्का मार दिया है और वो डेफिनेटली इससे मर गया है। यह सुन के वो कहते हैं डेट्स गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउएन है वो ज्यादा वर्दी टैलेंट है रिक्रूट करने के लिए, चाहे कितने भी कॉस्ट लगे उसे हमारे गिल्ड के अंदर रिक्रूट करो। और ये बंदी आज से फ्रोश सिल्वर मून गिल्ड के प्रेसिडेंट है बाओ जियांग जी। और फिर इसके बाद हमें टैंक का सीन दिखाया जाता है जिसके छाती में एक बहुत बड़ा सा होल हो चुका रहता है। हाउएन उसी के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है फाइनली ये खत्म हो गया। उसको 50 पॉइंट मिल जाते हैं, जो देखकर वो कह रहा होता है मैंने इतने टफ ओपोनेंट को टेक डाउन कर दिया और बस 50 पॉइंट का एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि ने जब उन बंदों का सफाया करा था उससे तो मेरे को 80 पॉइंट का एक्सपीरियंस मिला था। कि तभी यहाँ पर इलन उसको आवाज को बुलाती है हाउएन सर यहाँ पर आओ, तो वो भी उसके पास चला जाता है। और फिर टैंक सीन में दिखाया जाता है जो भी लोग उसको अकेला छोड़कर गए होंगे ना, ये फिर किसी जिंदा हो जाता है टैंक। शायद उसने किसी टाइम का यूज करा था। वो कह रहा होता है कि आप अभी तक मरा नहीं, क्या अच्छा ट्रेजर है यार ये। और साथ ही वो हंसते हुए कहने लगता है मैं तो इनवाइंसिबल हूँ। शायद से एकदम से वो अपने घर पे पहुंच चुका है और फिर किसी जिंदा हो गया। और फिर इसके बाद हमें डबल साउंड का सीन दिखाया जाता है जो कि बाकी लोगों को पकड़कर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक बंदा बताता है कि हम लोग असल में फोर्स्ट सिल्वर मून के गिल्ड मेंबर हैं और हमारे लीडर ने हमको ऑर्डर दिया था कि हम ब्रदर टैंक को फॉलो करें आज के लिए, और पुलिस ने जितने भी बैंडेज कलेक्ट कर रहे हैं उनसे वो छीन लें। हेलेन कहती है तो किसने इतनी जल्दी एक गिल्ड को भी ऑर्गेनाइज कर लिया है और वो इतनी जल्दी क्राइम भी कर रही है। और जो हाउएन है वो उससे पूछ रहा होता है तुम्हारी गिल्ड लीडर कौन है। वो सिर हिलाते हुए कहता है मैं अभी तक उसे नहीं मिला हूँ, हम लोग तो आउटर सर्कल के मेंबर है, हम लोग इतने क्वालिफाइड नहीं है कि उसे मिल सके लीडर से। और हेलेन उसको अपने साथ ले जाने लगती है, बोल रही होती है हमारे साथ स्टेशन चलो, वहाँ पर अब लोग इसको अच्छे से इंट्रोगेट करेंगे। और वो वहाँ से उसको पुलिस स्टेशन के लिए लेकर चली जाती है। और फिर तब यहाँ पर किकी आ जाती है जो कि उससे आती से चिपक जाती है और बोल रही होती है ब्रदर अब बताओ तो आज किकी की परफॉर्मेंस कैसे थी।
थी। वो उससे कहता है ग्रेट काफ़ी अच्छा काम करा। ये सुनते ही वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है तो बताओ तुम मेरे को रिवॉर्ड कैसे करने वाले हो अब इस चीज़ के लिए। वो उससे बोल रहा होता है इसके बारे में क्या ख्याल है, पहले तुम्हें जिन लियो की मदद करनी चाहिए। पर तभी वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं और वो सबको मारते हुए यहीं पर आ जाती है और बोल रही होती है इसमें मेरे को थोड़ा एफर्ट करना पड़ा लेकिन काम हो गया। और उसको 100 पॉइंट मिल जाते हैं अपने एमसी को। वो कह रहा होता है होली क्रैप मेरे को तो 100 पॉइंट का एक्सपीरियंस मिल गया। और फिर साथ ही वो अपने पैनल को देखना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है हालांकि इस लड़ाई से मैंने बहुत कुछ हासिल करा है लेकिन 2 कार्ड्स के लिए 100 पॉइंट का इस्तेमाल करने से मतलब है कि मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लेवल 3 पर ही रहूंगा। और मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा और सेव करने की ज़रूरत है, स्पेशली इसके लिए फिर कैसे उसे खाली कार्ड का शुक्रिया इसकी वजह से अब मैं एक और कार्ड नहीं निकाल सकता। और फिर वो रोते हुए अपने घर पर आ जाता है, बैठा हुआ रहता है सोफे पे और बोल रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आगे सारे टेकआउट ज़्यादा महंगे क्यों हैं, चलो कुछ स्पाइसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं। कि तभी यहाँ पर किनकिन आ जाती है और बोल रही होती है ब्रदर आओ क्या तुम्हें भूख लगी है, ये लो तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स। मुझे हैरानी है क्या मेरी कुकिंग तुम्हारे टेस्ट के लिए सूट करेगी। और वो उस नूडल्स को टेस्ट करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है और वाकई में कहना पड़ेगा ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये सुन के वो भी खुश हो जाती है और बोल रही होती है क्या वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे को हैरानी है कि ब्रदर आओ मेरे लिए कब नूडल्स को कुक करेंगे। ये सुनते से उसके मुंह से सब बाहर आने लगता है। कि तभी यहाँ पर एक बंदी और आ जाती है और बोल रही होती है बस अच्छे से खाओ, इस तरह के अश्लील संकेत देना पाखंड नहीं है। वो बोल रहा होता है हाँ खाते समय ये काफ़ी बुरा है। कि तभी यहाँ पर वो भी कुछ पका के लिए आई होती है और बोल रही होती है जरा मेरे कुक ट्राई करो। उसको देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम तो उससे भी ज़्यादा वल्गर हिंट दे रही हो। किन बोलती है हाउ इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें वो रूल समझ में नहीं आता, पहले आओगे तो तुम्हें पहले सर्व करने का मौका मिलेगा। जूली बोलती है आदमियों को सिर्फ फ्रेश चीज़ें ही पसंद होती हैं, क्या तुम्हें समझ में आया ओल्ड हैंग। और फिर क्या था उन दोनों में एक तगड़ी फेस होना शुरू हो जाती है। हाउगन थकते हुए कह रहा होता है मेरे को तो बस खाना खाना है, आखिर ये ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है। किन बोलती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम सक्सेस नहीं हो पाओगी। जूली कहती है तो ठीक है फिर पहले मैं तुमसे छुटकारा ही पा लूंगी। और फिर तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो कह रहा होता है भगवान का शुक्र है अच्छा है कि मेरा टेकआउट आ गया। और वो दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर गिल्ड की लीडर खड़ी होती है बाऊ। और वो उससे कहती है हेलो हाउएन मेरे को तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो भी उससे हाथ मिलाते हैं और कह रहा होता है हेलो वैसे तुम कौन हो। और वो बोलती है मैं मिस बाऊ के पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ पर तुमको आज रात के बहन के क्यूट के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ और ये तुम्हारे लिए एक सूट केस है, प्लीज मेक श्योर करना कि आज तुम वहाँ पर आओ। वो बोलते हैं मिस बाऊ आखिर कौन से मिस बाऊ। वो बोलते हैं आखिर सिटी के अंदर कितने सारे मिस बाऊ है। ये सुनते से ही वो समझ जाता है और कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये वो मिस बाऊ तो नहीं जिसे क्वीन कहा जाता है, जिसे अरबों की संपत्ति विरासत में मिली है और वो क्यांग शेन ग्रुप की नई सीईओ बाऊ पान जी है। वो बोलती है डेट्स राइट 6 बजे तुमको एक गाड़ी पिकअप करने के लिए आ जाएगी, अब मैं तुमको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और साथ ही वो कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। हाउ एन कह रहा होता है एक बार मैंने क्यांग शेन ग्रुप में जॉब के लिए अप्लाई करा था, उन लोगों ने तो मेरे को इंटरव्यू तक के लिए भी चांस नहीं दिया था। और अब सडनली वहाँ के सीईओ बेन के क्यूट के लिए मेरे को इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आ गई। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है तो जरूरी है कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और वैसे उन लोगों ने मेरे को ये सूट क्यों भेजा है। और फिर जैसे वो उस डब्बे को खोलकर देखता है बैग को, उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जो देखकर वो एकदम चौंक जाता है। और फिर इसके बाद सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा जिनको कॉन्टेक्ट करते हुए सारी बात बताता है। ये सुनते से वो कहते हो वॉट क्या वो अकेले एक बैंड के क्यूट में चला गया, आखिर वो सडनली इस तरह के इवेंट में क्यों चला गया, क्या किसी ने उसके साथ कांटेक्ट करा था। उसके लोग बताते हैं कि आज दोपहर में एक कार आई थी कैंशन ग्रुप की तरफ से, उन लोगों ने 3 बक्से डिलीवर करे हैं और जो कि वो सिटी की वेल नोन कंपनी थी तो इसलिए हम लोग उनको नहीं रोक पाए। ये सुनते से वो चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुम सबको निकालती हूँ काम से। और फिर इसके बाद हमें कैंशन ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी आलिशान बिल्डिंग होती है जिसके अंदर काफी सारे लोग होते हैं और आपस में ग्रुप बनाकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर प्रेसिडेंट बाऊ आती है सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो प्रेसिडेंट बाऊ है, वो यहाँ पर आ गई, वाओ ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये कहना बिल्कुल भी फेंका फाकी नहीं होगी कि ये वाकई में सुंदरी है। 19 साल की उम्र में पीएचडी और 21 साल की उम्र में वर्ल्ड क्लास क्वांटम फिजिक्स को सोल्व कराता है इसने। और 23 साल की उम्र में उसको अरबों की संपत्ति विरासत में मिली। और अब बस 21 साल में कंपनी की मार्केट वैल्यू दुगनी हो गई है। ये वाकई में एक जीनियस पर्सन है। एक लेडी बोलती है इसके पास तो टैलेंट पैसा और इतना ब्यूटीफुल चेहरा है और इतना ग्रेट फिगर है, लाइफ तो वाकई में कितनी ज्यादा अनफेयर है। एक बंदा उसके पास आता है और बोलता है प्रेसिडेंट बाऊ प्लीज अगले साल के लेटेस्ट प्रोडक्ट के लिए हमारे हुशी ग्रुप को प्राथमिकता दीजिएगा। वो भी आगे से कहती है बेशक मैं ये मेश्योर करूंगी कि अंकल याना अच्छे से संतुष्ट हो जाएं। कि तभी एक जोर की आवाज आती है यंग मास्टर काउटेडी यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर कोई कालीन में बिछाना शुरू कर देता है। एक बंदा कह रहा होता है ग्रेट, लगता है कि वो जोकर यहाँ पर फ्रिके से आ गया, इस बार वो कौन सा ट्रिक करने वाला है। और फिर तभी यहाँ पर कई सारी लाइटें चलना शुरू हो जाती हैं और वो स्टाइल मारते हुए अंदर
अंदर आ रहा होता है, जो देखकर सभी लोगों को ऑब्वियसली काफी अजीब लगता है। वो कह रहा होता है गुड इवनिंग बेबी, तुम्हें तो किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। मैं तो दिनों रात बस सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक बनना चाहता हूँ, जरा मुझको खुद तो एक्सप्लोर करने का एक मौका तो दो। उसका ये गाना सुनकर सब लोग कह रहे होते हैं, एक कहता है वल्गर साउंड कर रहा है, और दूसरी बोल रही होती है अरे अरे जरा अपनी आवाज नीचे रखो, इस लड़के का फादर गवर्नर है, आप लोग इसको अफोर्ड इस लड़के का फादर गवर्नर है, अब लोग इसको ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो फुचलाते हुए कह रहा होता है लेडीज सिस्टर भाव मैं आ रहा हूँ। उसने अपने पैरों में पहिए लगा लिए होते हैं और वो स्लाइड करते हुए जा रहा होता है उसके पास, लेकिन वो तो अपना मुंह फैल लेती है, तो वो भी अपनी गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे डार्लिंग, मेरे पास आओ और मेरी पेशेंट टेक्निक को फील करो, मुझे हक करो। वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन जो भाव रहती है वो चलते हुए हवन के पास पहुंच जाती है और उसको आवाज देती है, जो कि खाने में लगा हुआ था वहां पर। तो वो भी मुड़ के उसकी तरफ देखता है और उतने में वो यंग मास्टर आकर सीधा उसी से ढुकता है, उसके अंडे टूट जाते हैं। हावन उससे कहता है क्या तुम मेरे को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास तुमको देने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो गुस्से के साथ कह रहा होता है गार्ड से जल्दी से यहाँ पर आओ और इसको मार दो। तो वो सारे गार्ड्स आ रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर बाव बीच में आ जाती है और बोल रही होती है यंग मास्टर काओ क्या तुम वाकई में मेरे ऑनर गेस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये सुनते ही वो हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है क्या ऑनर गेस्ट, और पीछे के लोग भी कहने लगते हैं अरे क्या मैंने कुछ गलत सुना, प्रेसिडेंट बाओ तो उसको एक ऑनर गेस्ट के तौर पर कंसिडर कर रही है। दूसरा कहता है आखिर वो कौन सी फैमिली से है, मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। काओ कहता है मैं नहीं जानता कि तुम हमारे कौन से सर्कल के पर्सन हो, बच्चे अगर तुझे यहाँ का रूल पता है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। और वो बोलने लगता है मैं कि तभी यहाँ पर बाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है कम ऑन मेरे साथ मेरे रूम में चलो। वो उसके हाथ को अपने संतरों से चिपका लेती है, जो देख कर काओ की बहुत गंदी जलती है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है डैम इट मेरे को जरा छोड़ो। गार्ड उसको पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं यंग मास्टर शांत हो जाइए, हम लोग प्रेसिडेंट बाओ को अफोर्ड करना हम लोग प्रेसिडेंट बाओ को ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पर बाओ उसको अपने रूम में लेकर आ जाते हैं और चेयर पर बैठते हुए कह रहे होते हैं अभी जो कुछ हुआ उसको सीरियसली मत लेना, क्या तुम जानते हो कि मैंने यहाँ पर तुमको क्यों इनवाइट करा है। और वो बोलते हैं तुमने मेरे को यहाँ पर इनवाइट करा क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन हो जाऊँ, है ना। और वो सोच रहा होता है कमरे के अंदर आते से अपने मोजो उतारना, वाकई में ये तो काफी ज्यादा हॉट है। वो उससे बोलती है आखिर तुमको मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। हाउएन कहता है इतने कम समय में इतने सारे हताश लोगों को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और मैंने अभी अभी टेंशन को हराया है और इसके तुरंत बाद ही तुमने मेरे साथ कांटेक्ट करा। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर ये अनुमान लगाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। बाओ कहती है मुझे स्मार्ट लोगों के साथ काम करना पसंद है, तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं फ्रोश सिल्वर मून गिल्ड की लीडर हूँ और मैंने यहाँ पर तुमको अपनी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करा है, तो अब तुम मुझे अपना प्राइस बताओ। हाउयन कहता है दिन में जो 5 मिलियन तुमने भेजे थे वो मेरे लिए काफ़ी है, अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और वो उसके पास आते हुए कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसा ज्वाइन हो जाऊं तो तुमको कुछ ऐसा पेश करना होगा जिसमें मेरी ज़्यादा रुचि हो। और बस गए इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा नहीं 1 के लाइक और 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना, फिर मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।